बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। उसकी आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो कि है हमारा 1940 एंड इट्स रूल्स 1945। फिर आती है बात हमारे शेड्यूल एच की। एच के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि हाय हाय, है ना। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया प्लस पर। हमारा जो बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, उसकी आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट में हमने पूरा डिटेल में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में पढ़ा था, इवन हमने शेड्यूल्स के बारे में भी पढ़ा था। इस यूनिट 2 में भी हम कुछ पर्टिकुलर शेड्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनके बारे में थोड़ा डिटेल में हमें जानना है। इवन साथ ही साथ में आज के इस पार्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लेकर के चलेंगे ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट का भी, जो कि हमारा ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहलाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो कि है हमारा 1940 एंड इट्स रूल्स 1945। कुछ पर्टिकुलर शेड्यूल्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है, जैसे जी, एच, एम, एन, पी, टी, यू, आपका ऐसे ही वी, एक्स, वाई आ जाता है। तो इन सब के बारे में हमें थोड़ा डिटेल में जानना है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली अपडेट्स के लिए डाउनलोड करें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, इवन एप्पल ऐप स्टोर, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। इन QR कोड्स को स्कैन करके भी, इवन आपको लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 के बारे में। अब देखो, ये जो है हमारा एक्ट, ये किस लिए पास किया गया था कि जो भी हमारी मेडिसिन्स हैं या जिनको आप ड्रग्स कह देते हैं, या जितने भी हमारे कॉस्मेटिक्स हैं, सबकी मैन्युफैक्चरिंग, सबकी सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, पोजीशन, सब पे हम रेगुलेट कर सकें, यानी कि सभी पे नियंत्रण किया जा सके, उसके लिए बेसिकली इस एक्ट को लाया गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि जो भी ड्रग्स से संबंधित कार्य होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा ही किया जाना चाहिए, यानी कि जो हमारा एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा उसी के द्वारा ड्रग्स के साथ डील करना चाहिए। ये बेसिकली इस एक्ट को लाने के पीछे का तात्पर्य था। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि भाई ये सुनिश्चित करना कि जो भी गाइडलाइंस हैं हमारी गवर्नमेंट की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं या स्टेट गवर्नमेंट की हैं, तो भैया ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज होनी चाहिए, उनकी स्थापनाएं होनी चाहिए जो इन सब एक्टिविटीज पर निगरानी रख सके कि जो भी कंपनियां हैं, जो भी कार्य हो रहा है दवाइयों से संबंधित, वो हमारा प्रॉपर SOP के साथ, गाइडलाइंस के साथ हो रहा है या नहीं। वहीं पर जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स हैं वो आपके 18 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं और हर एक पार्ट अपना अपना कार्य करता है, हर एक पार्ट अपने अपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट में डील करता है, जो कि बेसिकली ये कहता है। वहीं पर एक्ट के अनुसार तो आपके 2 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। और अगर रूल्स की बात करें तो भाई कम से कम हमारे 25 रूल्स बन जाते हैं अगर हम रूल्स के तहत करें शेड्यूल्स की बात, ठीक है। जैसे A, B, C, D, तो इस तरीके से कुछ कुछ शेड्यूल्स के पार्ट भी हैं, तो इन सब चीज़ों को देखा जाए तो इतना ही बैठता है। अब अगर जैसे हम बात करें कि भाई जो शेड्यूल G है वो क्या कहता है, G के लिए मैंने आपको जो है इससे पहली यूनिट में भी बताया था कि G से आप याद रख सकते हैं ज्ञानी, या फिर G से याद रखिए आप सिर्फ और सिर्फ जीनियस, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जीनियस। अब देखिए भाई, स्पेलिंग पर मत जाइएगा, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो जाए, ठीक है, आप फिर मजाक बनाएंगे, ठीक है जी। अब ये दवाइयां सिर्फ और सिर्फ मेडिकल सुपरविजन में ही यूज की जा सकती हैं, जो हमारी बेसिकली किसके अंतर्गत आ रही हैं, शेड्यूल G के अंतर्गत आ रही हैं, ठीक है जी। लेबल भी होता है, इस पे एक पर्टिकुलर लेबल भी लगा हुआ होता है कि जितनी भी ड्रग्स हमारी शेड्यूल G से रिलेट करेंगी उस पे एक प्रिकॉशन होगा, और वो प्रिकॉशन ये होगा कि अगर आप बिना मेडिकल सुपरविजन के इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये काफी हानिकारक हो सकता है, जानलेवा तक हो सकता है। अब मोस्टली इस कैटेगरी की जो ड्रग्स होती हैं वो पेटेंट यानी कि शक्तिशाली होंगी,
ठीक है, लेकिन उनमें इतनी भी क्षमता है, वो इतनी भी कैपेबल है कि सीरियस एडवर्स इफेक्ट या टॉक्सिसिटी जनरेट कर सकती है अगर आपने मिसयूज किया। यानी कि सीधी सी बात है, सही कह रहे हैं कि भैया अगर बिना डॉक्टर के सुपरविजन के लोगे तो काफी खतरनाक साबित हो सकता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके हार्मोनल ड्रग्स आती हैं, इंसुलिन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं जैसे अमीनोटेरिन हुआ, साइक्लोफॉस्फेमाइड हुआ, कुछ आपके एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स हैं जिनको आप एंटी कैंसर ड्रग्स कहते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स हैं। ये वो कैटेगरीज हैं दवाइयों की जिनमें हमें एक क्रिटिकल मेडिकल सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होती है। बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयों को लेना या बंद करना काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है, और जिसके लिए इस पेशेंट के लिए यूज कर रहे हैं उसकी हेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। प्रिस्क्रिप्शन रूल क्या है? कोई एज सच कंट्रोल्ड या फिर आप शेड्यूल एक्स और एच ले सकते हैं, वो नहीं आता, ठीक है, लेकिन आप इन्हें फ्रीली नहीं बेच सकते बिना डॉक्टर की एडवाइस के, ठीक है, डॉक्टर की सलाह के बिना तो इनको बेचा ही नहीं जाता, ये भी कंडीशन इसमें फॉलो होती है। अब फार्मासिस्ट का क्या रोल बनता है उसके बारे में जान लेते हैं। फार्मासिस्ट मरीज को समझाएगा, उसकी जो है बेसिकली क्या करता है, एक जो फार्मासिस्ट है वो काउंसलिंग करता है, किस बारे में कि भाई दवाई लेनी कैसे है, कब कब लेनी है, क्या सावधानी बरतनी है, ये बीमारी है क्या, आपको क्या करना है, क्या प्रिकॉशंस लेनी है, कैसे दवाइयों को खाना है, कौन सा खाना खाना है, इन सब के बारे में एक मरीज को जानकारी देना, ये एक फार्मासिस्ट का रोल बनता है। आगे बढ़ते हैं, फिर आती है बात हमारे शेड्यूल एच की। एच के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि हाय हाय, है ना। अब सिंपल सी बात है भैया, एच में आ जाती है आपकी लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग्स। सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ही जो दवाइयां होंगी और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का पर्चा होगा तभी इस कैटेगरी की दवाई दी जा सकेगी। लेबलिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है भैया, इस पे प्रिकॉशन लिखा हुआ होता है कि सिर्फ और सिर्फ तभी बेची जाएगी जब आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होगा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का, अगर नहीं है तो आपको दवाई नहीं दी जा सकती इस कैटेगरी की, ठीक है। इसमें आपकी एंटीबायोटिक्स आती हैं, एंटी हाइपरटेंसिव्स हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, हार्मोनल ड्रग्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्रग्स हैं, एटसेट्रा, कई सारी कैटेगरीज इसमें आती हैं। अब इन ड्रग्स को आप पब्लिक के लिए एडवर्टाइज नहीं कर सकते, और एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है इन पर्टिकुलर दवाइयों का, स्पेशली जो आपकी एंटीबायोटिक्स है, ठीक है जी। चलिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे टेट्रासाइक्लिन है, सल्फोनामाइड्स हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एंटी साइकोटिक्स हैं, ये सब आपके इसके अंतर्गत आती हैं। फिर है बारी हमारी शेड्यूल H1 की। ये 2013 में लाया गया था एंटीबायोटिक्स के मिसयूज को कंट्रोल करने के लिए, उस पर काबू करने के लिए, ठीक है। इसमें आपके जो है कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए गए, जिससे कि जो एक अनऑथराइज्ड बिक्री हो रही थी एंटीबायोटिक्स की उस पे कंट्रोल किया जा सके, और इस पे भी एक RX साइन हम डिस्प्ले कर सके उसके लिए। अब जो लेबल वार्निंग होती है इसके अंतर्गत वो आपका एक रेड बॉक्स होता है, ठीक है। इस पे भी सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अगर मेडिकल एडवाइस के बिना इन दवाइयों को लेते हो इस कैटेगरी की तो खतरनाक साबित होगा, और बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के नहीं बेची जा सकती, जैसे एल्प्राजोलाम है, डायज़ेपाम है, लीवोफ्लॉक्सासिन है, ज़ोलपिडेम है, ये सब आपके इसके अंतर्गत आती है एंटीबायोटिक्स के मिसयूज को, ओवरयूज को कंट्रोल करने के लिए। फिर है बारी शेड्यूल एम से मैंने आपको बता रखा है कि आप मशीन याद रख सकते हो या मैन्युफैक्चरिंग याद रख सकते हो। तो एम कहता है कि जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती है हमारी, ठीक है, एलोपैथिक मेडिसिन के लिए, एलोपैथिक ड्रग्स के लिए। अब आप बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो आपके पास प्रीमाइस, प्लांट, इक्विपमेंट्स एटसेट्रा, एक फैक्ट्री लगाने के लिए सारी गाइडलाइंस आपने अगर फुलफिल की है तो वो शेड्यूल एम के तहत होगा। पर्पस क्या होता है कि भैया हम सुनिश्चित कर सके कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसकी सेफ्टी हो और एफिकेसी हो, ठीक है, जिससे कि आप प्रॉपर स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के और टेस्टिंग के। अगर मेन रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो जैसे फैक्ट्री प्रीमाइस है,
ठीक है, तो प्रॉपर लोकेशन हो, ठीक है जी, बिल्डिंग डिजाइन होना चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, डिस्पोजल वेस्ट का करना है, वो सब, ये सारी चीजें आपकी उस फैक्ट्री के अंतर्गत होनी चाहिए, तभी जाकर के बेसिकली ये जो शेड्यूल है हमारा सक्सेसफुल हो पाता है। वर्किंग स्पेस भी प्रॉपर होना चाहिए कि भाई जहां मिक्सिंग होनी है वहां मिक्सिंग हो सके और कंटामिनेशन ना हो, उससे बचा जा सके। हेल्थ एंड हाइजीन, स्टाफ को प्रॉपर क्लोथिंग, क्लीनलीनेस और मेडिकल फिटनेस का जो है बेसिकली ध्यान रखना है, तभी जाकर के फैक्ट्री अच्छे से चलेगी। सैनिटेशन, आप जो है पेस्ट कंट्रोल करवाइए, वहां पर फॉगिंग कराइए, स्टरलाइजेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कीजिए, तभी जाकर के स्टाफ भी ठीक रह पाएगा और काम भी अच्छा होगा। इक्विपमेंट्स की बात करें तो यहां पर कंटामिनेशन ना हो, यानी कि माइक्रोब्स एंटर ना कर जाएं, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे मिक्सचर्स हैं, ड्रायर्स हैं, टैबलेट पंचिंग मशीन्स हैं, ऑटोक्लेव्स हैं, ओवेन्स होते हैं, स्टोरेज टैंक्स हैं, इन सब पे खास ध्यान रखना है। क्वालिटी कंट्रोल की बात करूं तो सेपरेट क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज उस फैक्ट्री में होनी चाहिए। साथ ही साथ आप टेस्टिंग का रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, रॉ मटेरियल्स का, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट्स का, इंटरमीडिएट्स का, जिससे कि भाई सीधी सी बात है क्वालिटी कंट्रोल पे भी फोकस किया जा सके। फिर आता है शेड्यूल एन। शेड्यूल एन की बात करें तो एन से याद रखिए आप सीधा सीधा न्यू। अगर आप बेसिकली एक अच्छे से ऑपरेट करना चाहते हैं फार्मेसी को, ठीक है जी, तो तभी संभव है कि भैया एक फार्मेसी अच्छे से चल पाएगी। अब जैसे वहां पर जो मिनिमम गाइडलाइंस है वो फुलफिल करनी है, आपको फर्नीचर फैसिलिटीज पे ध्यान देना है, बुक्स एंड रेफरेंसेस पर ध्यान देना है कि जैसे आप इंडियन फार्माकोपिया, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया, ठीक है, इन पर आप फोकस करेंगे। फर्नीचर फैसिलिटीज की बात करूं तो भाई आप जो है स्टोरेज रैक्स प्रॉपर रखिए, डिस्पेंसिंग काउंटर होना चाहिए, कप बोर्ड्स होने चाहिए, सेपरेट कप बोर्ड होने चाहिए पॉइजन्स के लिए, रेफ्रिजरेटर होना चाहिए जहां पर टेम्परेचर हमें कोल्ड रखना पड़ता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, जैसे इंसुलिन, वैक्सीन, इनको ठंडे टेम्परेचर पे रखना होता है, इस चीज का ध्यान रखना है। आपको रिकॉर्ड एंड रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ेगा, जो भी प्रिस्क्रिप्शन रजिस्टर्स हैं, पॉइजन रजिस्टर्स हैं, परचेज सेल इनवॉइस है, इन सबको रिकॉर्ड आपको करना पड़ेगा। सामान्य प्रावधान जो है हमारे वो क्या है कि आप जो है एक सेफ स्टोरेज अरेंजमेंट्स करके रखिए दवाइयों का। साथ ही साथ जितनी भी एक्सपायर्ड ड्रग्स हैं, ठीक है, वो आपकी सेलेबल स्टॉक के अंतर्गत होनी चाहिए, ठीक है, वो सब आप पे ध्यान रखना पड़ेगा। शेड्यूल पी, पी से आपको याद रखना है पीरियड। किसी भी दवाई की लाइफ पीरियड यानी कि एक्सपायरी डेट वो जो होती है वो शेड्यूल पी के अंतर्गत आती है। लाइफ पीरियड को आप शेल्फ लाइफ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या कहता है कि ये एक टाइम पीरियड होता है। शेल्फ लाइफ का मतलब है एक टाइम पीरियड, किस किस के बीच में, एक्सपायरी डेट से लेकर के आपका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है। मतलब सीधी सी बात है, इस्तेमाल होने से, बनने से लेकर के इस्तेमाल होने तक की अवधि को शेल्फ लाइफ कहते हैं। पर्पस क्या है कि ड्रग की स्टेबिलिटी, पोटेंसी और सेफ्टी जब तक का उसका एक लाइफ पीरियड है तब तक वो आपका जो है बेसिकली मेंटेन रहना चाहिए। साथ ही साथ फार्मासिस्ट मदद कर सकते हैं, इवन मैन्युफैक्चरर्स भी, कि प्रॉपर स्टोरेज प्रैक्टिसेस हो सके। कंटेंट्स क्या होंगे, मैक्सिमम लाइफ पीरियड मंथ्स या ईयर्स में होता है, और स्टोरेज कंडीशंस जो होती है वो रिकमेंड की जाती हैं कि भाई सूखी जगह रखना है, ठंडी जगह रखना है, रेफ्रिजरेटर में रखना है, वो भी पता चल जाता है कि स्टोरेज कंडीशंस क्या है हमारी। फॉर एग्जांपल जैसे एम्पेसिलिन की 36 महीने के लिए है, 3 साल की। इंसुलिन इंजेक्शंस की 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे 2 साल तक यानी कि 24 महीना चल सकता है। विटामिन प्रिपरेशंस हैं, सेरा है, वैक्सीन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, ये सब भी आती हैं। स्टोरेज कंडीशंस की बात करूं तो भाई आपकी जो बेसिकली बनती हैं, कूल प्लेस है तो 8 से 25 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड प्लेस है तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, ड्राई प्लेस है तो भैया मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी से बचाना है। रूम टेम्परेचर है तो 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस रखो, हॉट टेम्परेचर है तो 40 डिग्री या उससे ज्यादा का, ये डिपेंड करता है। अब मैन्युफैक्चरर को बेसिकली शेल्फ लाइफ और स्टोरेज रूल्स जो है बेसिकली वो फुलफिल करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपकी जो है बेसिकली क्या, डिस्पेंसिंग फार्मेसीज होनी चाहिए, जहां पर
इस पर्टिकुलर पीरियड से पहले की या उसके बाद की दवाइयां नहीं बिकेंगी। पहले तो क्या ही होता है, बाद की, अगर एक्सपायर हो गई है तो आप जो है उन्हें नहीं बेचेंगे, ये एथिक्स कहते हैं, नैतिकता कहती है। अब है बारी शेड्यूल टी की, कि शेड्यूल टी क्या कहता है भाई। शेड्यूल टी के अंतर्गत आपकी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आती हैं आसु, आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स की, ठीक है, जो कि स्पेसिफिकली इन्हीं के लिए होती है। अब अगर प्रीमाइसेस रिक्वायरमेंट की बात की जाए इसके अनुसार, तो फैक्ट्री ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां पर साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, प्रॉपर स्पेस हो, वेंटिलेशन अच्छा हो, ड्रेनेज अच्छा हो और स्टोरेज फैसिलिटीज भी हो। प्लांट एंड इक्विपमेंट्स की बात करूं तो भैया प्रावधान ऐसे हो कि जहां पर आपका रॉ मटेरियल ड्राइंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग, पैकेजिंग अच्छे से हो सके, सारे इक्विपमेंट्स नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, आसानी से साफ हो सके और आप वहां पर साफ सफाई का, स्वच्छता का ध्यान भी रख सके, हाइजेनिक एनवायरनमेंट भी मेंटेन होना चाहिए। रॉ मटेरियल्स एंड स्टोर्स की अगर बात करें तो रॉ मटेरियल्स को आप प्रॉपर एक ऑथेंटिक क्वालिटी के लिए और साथ ही साथ उसे एक साफ सुथरे रूम में स्टोर करके रखेंगे, लेबलिंग होनी चाहिए कंटेनर्स पे। सेपरेट स्टोरेज होते हैं फाइनल प्रोडक्ट्स के, रॉ मटेरियल्स के, या फिर अगर हम सीधी सी बात करें रिटर्न गुड्स के। क्वालिटी कंट्रोल की बात की जाए तो हर एक मैन्युफैक्चरर के पास क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन होता है, जो कि जरूरी होता है हर एक इक्विपमेंट्स के लिए और रेफरेंसेस टेक्स्ट के लिए, ठीक है। आयुर्वेदिक फॉर्मूलरी जो है हमारे इंडिया की, ठीक है, वो मेंटेन करते हैं। आप जो है बेसिकली एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इन पे फोकस करेंगे, या फिर सिद्धा और यूनानी फार्माकोपिया फॉर्मूलरी जो होती हैं वो भी बेस्ड आपको फोकस करनी पड़ती है। अब अगर शेड्यूल यू की बात की जाए तो भैया यू की सीधा सीधा ध्यान रखना कि यू कैंट सी मी, मतलब एक जो इसे जॉन सीना कहता है ना, यू कैंट सी मी, तो ऐसे ही भैया रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं आपको। आप इसे बीएमआर भी कह सकते हैं, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, ठीक है। जो भी रिकॉर्ड्स है पूरी डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग की और क्वालिटी टेस्टिंग की, किसकी, ड्रग्स की, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड के अंतर्गत क्या आएगा, बैच नंबर आएगा, प्रोडक्ट का नाम आएगा, उसका बैच साइज आएगा, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी, ये सब आती है, और रॉ मटेरियल्स कौन कौन से यूज हुए हैं, उसका नाम, उसकी क्वालिटी कौन सी है और उसकी क्वांटिटी कितनी है, इन सब पे फोकस्ड रहता है। और कौन सा प्रोसेस फॉलो किया गया मैन्युफैक्चरिंग के लिए, किस मेथड से बनाया, वो सब भी हमें डिस्कस करना पड़ता है। टेस्टिंग रिकॉर्ड्स की बात करें तो भैया ये सभी जो रिकॉर्ड्स हैं आपके, ठीक है, इनके जो आउटकम्स आएंगे, सभी टेस्ट जो किए जाते हैं रॉ मटेरियल्स पे, इंटरमीडिएट्स पे, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स पे, ये सब करने पड़ेंगे, ठीक है। ये सब होते ही हैं तो वो रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो या माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट हो, ठीक है। फिर है बारी हमारे रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स की। रिकॉर्ड्स को कम से कम 5 साल के लिए प्रिजर्व किया जाएगा जिस दिन से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, ठीक है जी। अब लीगल इंपॉर्टेंस, आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि भाई जो ट्रेसेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है, ड्रग क्वालिटी कंप्लेंट्स के उसमें वो मेंटेन करनी पड़ेगी। आपको एडवर्स इफेक्ट पे ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब देखा जाता है। वी अब आता है शेड्यूल वी। वी से सिंपल याद रखो, विक्ट्री, है ना भैया। जिन भी दवाइयों का पेटेंट मिल जाए, प्रोप्राइटरी मिल जाए, उससे बढ़िया बात ही क्या होगी। तो यहां पर स्टैंडर्ड्स होते हैं पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन के, जो ऑफिशियल फार्माकोपियाज में इंक्लूड नहीं होते, जैसे आईपीबीपी, यूएसपी में, ठीक है। स्कोप क्या है कि जितनी भी डोजेस फॉर्म्स हैं हमारी, चाहे वो टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, लिक्विड ओरल्स हैं, इंजेक्शंस हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, क्रीम्स हैं, उन सब पे अप्लाई हो सके। लेबलिंग रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो भैया लेबल आपका डिस्प्ले होना चाहिए एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का, उनकी पर्टिकुलर क्वांटिटीज के साथ में, कि भाई कितनी क्वांटिटीज में, कितनी मात्रा में इस्तेमाल किया गया है। स्टैंडर्ड्स मेडिसिन जो है बेसिकली उनमें ये भी कंफर्म होना चाहिए, सीधी सी बात है कि भाई क्वालिटी, प्योरिटी और स्ट्रेंथ स्टैंडर्ड्स आपके ऑफिशियल फार्माकोपिया रिक्वायरमेंट्स के इक्विवेलेंट है या नहीं। पर्पस क्या है इसको करने का, सिर्फ और सिर्फ ये सुनिश्चित करना कि सेफ्टी और एफिकेसी हमारे ब्रांडेड या प्रोप्राइटरी फॉर्मुलेशंस की वो आईपी में नहीं है, ठीक है। अब शेड्यूल एक्स की बात की जाए तो आप जानते ही हैं कि भैया नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आते हैं, क्योंकि इसमें वही लिस्ट है हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स की,
जैसे नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस होते हैं, और अगर इनका गलत इस्तेमाल किया जाए तो भैया ये अपना एक अब्यूज पोटेंशियल भी रखते हैं कि मिसयूज हो सकता है। जैसे एम्फिटामिन्स है, बार्बिचुरेट्स है, सिकोबार्बिटल, पेंटोबार्बिटल, आपका एमोबार्बिटल, मेथाक्वेलोन हुआ, मेथाएम्फिटामिन हुआ, ये सब आता है। सेल एंड स्टोरेज रूल्स की बात की जाए, ये सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही बेची जाती हैं। ठीक है, आप इसको सेपरेटली स्टोर करके रखते हैं लॉक एंड की मेथड में। ठीक है, लॉक एंड की मेथड में रिकॉर्ड्स, हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी सेपरेट रजिस्टर में, उसका पर्टिकुलर फॉर्म होता है आपका 3C। ठीक है, और रिकॉर्ड्स आपके कम से कम 2 साल के लिए मेंटेन होने चाहिए। पर्पस क्या है कि भाई जो ड्रग्स का मिसयूज है, अब्यूज है, या जो इलीगल ट्रैफिकिंग की जाती है, इलीगल एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है इन ड्रग्स के साथ में, उसको कंट्रोल किया जा सके और उस पे जो है बेसिकली रेगुलेट किया जा सके। कोई अगर गलत काम करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर सजा भी हो सके। ठीक है, अब है बारी आगे, इसी में आगे चलते हैं। अब बारी करेंगे, हम बात करेंगे शेड्यूल वाई की। वाई के अंतर्गत आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स और गाइडलाइंस जो आती हैं क्लिनिकल ट्रायल्स की आती हैं न्यू ड्रग्स के अप्रूवल के लिए। ठीक है, मतलब कोई भी मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर है उसको लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जो है एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी अगर वो किसी भी नई ड्रग को मार्केट करना चाहते हैं या उसके क्लिनिकल ट्रायल्स करना चाहते हैं, और वो परमिशन DCGI देता है, यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करें, आप जानते हैं 4 फेज होते हैं। फेज 1 में ह्यूमन फार्माकोलॉजी और सेफ्टी का ध्यान देते हैं हेल्दी वॉलंटियर्स पे। फेज 2 में थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी होती है, मतलब स्मॉल ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को लिया जाता है जो मर्ज होता है जिनको। फेज 3 में थेराप्यूटिक कन्फर्मेटरी है, लार्ज पेशेंट ग्रुप पे किया जाता है। और फेज 4 में पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, जब मार्केट में ड्रग आ जाती है, यूज हो रही होती है, तब उसका सर्विलेंस करते हैं, तब निगरानी रखते हैं। ठीक है जी, अब इसी में आपका जो है क्लिनिकल ट्रायल्स जो है बेसिकली आपके उसमें गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा, कंसेंट इन्फॉर्म करा जाता है, सेफ्टी मॉनिटरिंग भी होती है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, इन्वेस्टिगेटर्स जो है आपके बेसिकली उसका ब्रोशर, क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल्स, ठीक है, आपका जो है कंसेंट फॉर्म भी होना चाहिए और केस रिपोर्ट फॉर्म्स भी होने चाहिए। पर्पस क्या है कि जो भी नई ड्रग्स हैं हम मार्केट में लाना चाह रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स कराना चाह रहे हैं, वो सेफ, इफेक्टिव और साइंटिफिकली टेस्टिंग है। पब्लिक यूज पे जाने से पहले ये सारी चीजें करके आपको दिखानी पड़ती हैं। शेड्यूल एफ का जो पार्ट 12B कहता है वो क्या कह रहा है? शेड्यूल एफ का पार्ट 12B कहता है कि जितने भी मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं या गाइडलाइंस हैं एक ब्लड बैंक को ऑपरेट करने की, वो आपकी इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जैसे ब्लड बैंक आपका एक साफ सुथरी जगह पर होना चाहिए, स्वच्छता का उसमें ध्यान रखना है, वेल वेंटिलेटेड प्रेमाइसेस होना चाहिए, प्रॉपर स्पेस के साथ में प्रॉपर फैसिलिटीज हो, जैसे रेफ्रिजरेटर की, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर सप्लाई की, जो कि मैंडेटरी होती हैं। अकोमोडेशन एंड स्टाफ की बात की जाए, सेपरेट रूम होने चाहिए ब्लड कलेक्शन के, डोनर एग्जामिनेशन के, टेस्टिंग और स्टोरेज के। क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर हो, टेक्नीशियंस हो, टेक्निकल स्टाफ हो जो उस ब्लड बैंक में कार्य करेंगे। इक्विपमेंट्स की बात करें तो ब्लड कलेक्शन मॉनिटर्स होने चाहिए, स्टरलाइज्ड कंटेनर्स हो और रेफ्रिजरेटर्स। बीपी मेजरमेंट भी होना चाहिए, हीमोग्लोबिन डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए, और इमरजेंसी इक्विपमेंट जो होता है डोनर रिएक्शन मैनेजमेंट का, वो भी वहां पर मौजूद होना चाहिए। आपको रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे, भैया कितने डोनर आए, कितनों ने खून लिया, कलेक्ट किया, स्टोरेज कितनों की हुई है, यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है, प्रॉपर डोनर नंबर कितना है, कलेक्शन डेट कौन सी थी, एक्सपायरी डेट क्या है, ब्लड ग्रुप कौन सा है, ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा, रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। सेफ्टी एंड हाइजीन की बात की जाए तो भैया वहां पर हेल्थ का, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, क्लोथिंग का ध्यान रखना और सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए बायोमेडिकल वेस्ट का और जितने भी यूज्ड मटेरियल होता है हमारा। ठीक है जी, और पर्पस क्या है कि भैया आप सुरक्षात्मक तरीके से ब्लड को कलेक्ट कर सकें, स्टोर कर सकें और ब्लड की सप्लाई कर सकें, और उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनमें मिलावट होने से बचा सकें, और साथ ही साथ डिजीजेस के ट्रांसमिशन को भी रोक सके कि भैया कोई बीमारी है तो वो ना फैले। अब बारी आती है हमारी DMR, ड्रग्स
एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ठीक है, 1954। सीधी सी बात है, इसका पर्पस क्या था कि भाई ऐसे एडवर्टीजमेंट होने चाहिए ड्रग्स के जिससे कि जो एक्चुअल में ड्रग का काम है वो पता चले। ऐसे एडवर्टीजमेंट भी होते हैं जो लोगों को गुमराह कर देते हैं, जो लोगों को मिसलीड कर देते हैं, या आप कह लो कि मिसगाइड कर सकते हैं। तो ऐसे एडवर्टीजमेंट को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज की दवाइयों की, जैसे जादुई टोने टोटके होते हैं, ठीक है, कि ये भस्म खा लो, इसे लगा लो, ऐसे ठीक हो जाएगा, इस पानी को पी जाओ, इससे जो है ये तकलीफें दूर हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता। लोगों को गुमराह करने से, झूठे दावे, झूठे वादे करने से रोकना ऐसे एडवर्टीजमेंट्स के तहत, उसके लिए ये एक्ट लाया गया। स्कोप क्या है कि भाई जो एडवर्टाइजमेंट्स है ड्रग्स का, वो डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन जो होता है डिजीज का, ठीक है, इसका दावा कर देते हैं जादुई टोने टोटकों से, जिसको आप मैजिक रेमेडीज कहते हैं, तो उससे लोगों को बचाना। अब ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स हैं जिन पर गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगाया हुआ है कि इनका नहीं कर सकते आप एडवर्टाइजमेंट। जैसे फीमेल्स में अबॉर्शन या मिसकैरेज होता है, तो ऐसी ड्रग्स जो दावा करें कि इनसे बचा सकती हैं, ठीक कर सकती हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई अगर ड्रग दावा करती है कि सेक्सुअल कैपेसिटी बढ़ा देगी, तो ऐसी ड्रग का भी एडवर्टीजमेंट नहीं होगा। कोई ड्रग क्लेम करती हो जो डिजीजेस आती हो आपके डिसऑर्डर शेड्यूल जे में, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, कैंसर, एड्स, उनको ठीक करने का या उसके बचाने का दावा करती हो, इसका भी एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकता। और ऐसे एडवर्टीजमेंट जो बेसिकली ऑफेंसिव हैं या किसी के ठेस पहुंचा सकते हैं किसी धर्म जाति को, ऐसा भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा। अब मैजिक रेमेडीज भी आती हैं भाई, जैसे जादुई टोने टोटके कि भाई ये कवच है, मंत्र है, तलिस्मन है, ठीक है, इनको कर लो, इसका जाप कर लो, उसका जाप कर लो, इसको पहन लो। तो ऐसा भी भाई बेसिकली इस चीजों से लोगों को बचाना, जागरूक करना, उसके प्रति इस एक्ट को लाया गया था। अब कोई अगर ऐसा करता है तो उसको सजा भी मिलेगी। पहली बार में अगर पकड़ा जाता है तो 6 महीने की सजा, जुर्माना या फिर दोनों। और अगर बार बार करता हुआ पकड़ा गया, दूसरी बार, तीसरी बार में, तो 1 साल की सजा हो जाती है, जुर्माना भी बढ़ जाता है, या फिर दोनों। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट को बनाया था 1954 में, ठीक है, और ऐसे पर्टिकुलर डिजीजेस को ऐड करना जो जरूरी है या उनको निकालना कि भाई जिन पे प्रतिबंध लगाना है, तो उसकी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है और किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है। ये था हमारा आज का लेक्चर यूनिट 2 के पार्ट 1 का, जो हमने बखूबी अच्छे से पढ़ा है। आई होप सारे टॉपिक्स आपको क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे, सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। आप अपने अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। जैसे ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर बुक अवेलेबल है। आप जीपैट की तैयारी कर रहे हैं तो जीपैट पंच ऑब्जेक्टिव बुक अवेलेबल है। और साथ ही साथ एम्स फार्मासिस्ट का सपना रखते हैं तो एम्स फार्मासिस्ट सक्सेस किट बुक अवेलेबल है। ये सारी बुक्स फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पर अवेलेबल है कैश ऑन डिलीवरी के साथ। उनके माध्यम से आप ऑर्डर कर सकते हैं। इवन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। आप हमारे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे जीपैट के लिए अर्जुना 2.0 है, और आरआरबी फार्मासिस्ट का सपना रखते हैं तो आरआरबी फार्मासिस्ट क्रैश कोर्स अवेलेबल है। ड्रग इंस्पेक्टर के लिए ड्रग इंस्पेक्टर ऑनलाइन लाइव क्लासेस कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर के माध्यम से भी, इवन फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उसके माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।